हेलो एल अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसके दो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फर्स्ट टॉपिक वाज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड टॉपिक वाज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म। तो आज हम लोग करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म। देखो, सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है किस मेथड या किस टेक्निक से स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट के साथ साथ उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, प्रेजेंट भी करना है, एनालिसिस भी करना है और इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो इन वर्ड्स का मीनिंग एक एक करके समझेंगे क्या होता है। देखिए, आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल प्रेस करते हो, आप डालते हो कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या आप डालते हो जेंडर रेशियो क्या है इंडिया का, मेल फीमेल, या फिर किसी भी कंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको देखना है इंडिया का ही प्रोडक्शन कितना है, एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो आप एकदम से गूगल को ओपन करते हो और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कि आपने कभी सोचा है कि इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया होगा, कैसे आपके सामने प्रेजेंट किया गया होगा, तो वो सभी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग आ जाता है सिंगुलर सेंस में। देखिए, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं और इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मीनिंग समझते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है द टेक्निक्स और मेथड्स। किन टेक्निक से, किन मेथड से हमने डेटा को कलेक्ट किया है, क्लासीफाई कर रहे हैं, हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं एंड इंटरप्रिटेशन। टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ये स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में मीनिंग होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसकी एक एक करके क्या स्टेजेस होती हैं और उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली स्टेज होती है स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला काम होता है एक स्टैटिस्टिशियन का डाटा को कलेक्ट करना। और डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो दो तरह के टूल्स यूज़ कर सकता है। या तो जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पर हर आइटम को कवर करता है। सपोज़ एक टीचर को एक क्लास में से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्लास के हर स्टूडेंट को बुलाकर उससे इन्फॉर्मेशन लेती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड, कि ईच एंड एवरी आइटम इज़ कवर्ड। और दूसरा तरीका है कि हम सबके पास नहीं जा रहे हैं, हम केवल एक सैंपल को चूज़ कर रहे हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो होता है सैंपल मेथड। तो डाटा को कलेक्ट दोनों मेथड से किया जा सकता है, सेंसस मेथड से भी, सैंपल मेथड से भी, डिपेंड करता है कि नीड क्या है। नेक्स्ट स्टेज होती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। केवल कलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, डाटा को प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन को ही क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है कि डाटा को प्रॉपर ग्रुप्स में अरेंज करना, कि जो सिमिलर डाटा है उसको एक साथ रख दिया जाए। और इसके लिए टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो एरे ऑफ डाटा को एरे यानी कि अरेंज कर लिया जाता है, या फिर हम उसको टैली बार्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, टैली बार्स लगाना। तो उसकी हेल्प से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और सिमिलर चीज़ों को एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। थर्ड आता है इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में कि वो व्यूअर्स को अट्रैक्टिव लगे और इजीली समझ भी आ जाए। तो उसमें फॉर्म्स हो सकती हैं टेबल्स, ग्राफ्स या डायग्राम, कि आप टेबल की फॉर्म में डायग्राम बना के, जैसे कि बार डायग्राम है या पाई डायग्राम है, किसी भी तरह से डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज आती है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस का मतलब रिजल्ट को डीपली स्टडी करना। अब डीपली स्टडी करने का मतलब ये है कि आप सपोज़ आपके स्कूल में जो क्लास है, कोई भी क्लास के आप मार्क्स ले लेते हो बच्चों के, तो मार्क्स तो आपने अब अरेंज कर लिए, आपने उसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया कि इंग्लिश के मार्क्स सब एक साथ हैं, मैथ्स के मार्क्स सब एक साथ हैं, लेकिन अब आगे आप उसकी परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, हर बच्चे की परसेंटेज को निकाला जाएगा, एवरेजेस को निकाला जाएगा, ताकि उस रिज़ल्ट को एनालाइज किया जा सके, डीपली स्टडी किया जा सके। तो एनालिसिस ऑफ डाटा में परसेंटेज यूज़ करते हैं। कॉरिलेशन और रिग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं, जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। इसके बाद आता है लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को इंटरप्रेट करना भी ज़रूरी है ताकि व्यूअर्स को उसका सही मीनिंग समझ में आए। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि स्कूल्स की एडवर्टीज़मेंट आती है या यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की एडवर्टीज़मेंट आती है कि दिस मच स्टूडेंट स्कोर्स
90% अबव मार्क्स की भी, इतने बच्चों ने 90% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करे, इतने बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए। तो ये सब क्या है, डाटा का इंटरप्रिटेशन है कि वो डाटा को यूज़ करके इंटरप्रेट किया जा रहा है, लोगों को उसकी यूज़फुलनेस के बारे में बताया जा रहा है। और उसके लिए मैग्नीट्यूड्स देखा जाता है परसेंटेज का, यानी कि उसको डीपली स्टडी किया जाता है, परसेंटेज की गहराई देखी जाती है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी सेट कर लिया जाता है। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डिफरेंस रिलेशनशिप कैसे सेट किया जाएगा, देखिए सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं हम कि प्राइस और डिमांड की बात करते हैं कि प्राइस और डिमांड का डाटा ले लिया गया और इसमें चेक किया गया कि प्राइस जब भी इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड फॉल हो रही है, और प्राइस जब भी फॉल हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर इनको पता चल गया कि एक रिलेशन सेट हो गया कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमने डाटा को इंटरप्रेट किया और इसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स यहाँ पर हो गए हमारे प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और अभी मैं आपको एक और टॉपिक कराऊंगी जो कि है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए जैसे हर चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं उसी तरीके से हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ कमियां हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो पहली इसकी लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें हमने फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे इन प्लूरल सेंस, तो उसी से फीचर्स से ही लिमिटेशंस निकल के आती है। देखिए वहाँ पर हमने एक फ़ीचर पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स केवल उन्हीं चीज़ों को समझ सकती है, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करती है जो नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन भी तो है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट क्योंकि हम उनको नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, बहुत ऑनेस्ट है, तो उसकी ऑनेस्टी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, तो अब हम इस लॉस को नहीं निकाल सकते नंबर्स की फॉर्म में कि भाई इतना ऑनेस्ट एम्प्लॉय हमारा चला गया तो कितना लॉस हमें हुआ, तो इसी चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन हो गई है। सेकेंड लिमिटेशन इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में हम केवल एग्रीगेट को ही स्टडी कर सकते हैं। एग्रीगेट मतलब आपने पढ़ा था कि या तो एवरेज होना चाहिए या टोटल होना चाहिए किसी चीज़ का, या फिर अगर अलग अलग नंबर्स हो तो उनका कंपैरिजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीगेट को ही केवल पढ़ा जाएगा, एक अकेले नंबर को हम स्टैटिस्टिक नहीं बोलेंगे। ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक अकेला नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सपोज़ आपके टीचर की सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं मानते हैं जब तक वो एग्रीगेट नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये लिमिटेशन बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है होमोजीनिटी ऑफ डाटा रिक्वायर्ड, यानी कि डाटा का होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है, डाटा का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को क्लोथ के प्रोडक्शन से मेज़र नहीं किया जा सकता है, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल लिया था कि सपोज़ एक पर्सन की एज दे रखी है और दूसरे का वेट दे रखा है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मानेंगे क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन बन जाती है कि ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स के स्कोप से बाहर हो गया, इसको भी हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स हर पॉइंट पर ट्रू नहीं होते। ये नेचुरल साइंस का लॉ की तरह नहीं है कि सपोज साइंस का न्यूटन का लॉ कहता है कि भाई आप एप्पल ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा ही आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो तो यूनिवर्सल हो गया, हर जगह एक जैसा लगेगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के लॉज हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ये चेंज भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसके रिजल्ट एवरेज पर ही ट्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 50,000 पर एनम है, यानी कि इंडिया में पर पर्सन 50,000 की इनकम है पूरे साल की, तो ये एवरेज पर ही ट्रू है। अगर आप इसको हर पर्सन के साथ आप इसको एसोसिएट करने लग जाओ कि हाँ हर इंसान की 50,000 पर एनम की इनकम है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप पूरा उसकी कंडीशंस को नहीं देखो कैसे वो रिज़ल्ट निकाले गए हैं, तो आपके रिज़ल्ट्स गलत भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्जांपल लिया कि दो बिज़नेस है, बिज़नेस ए और बिज़नेस बी, और दोनों के हमने 3-3 साल के प्रॉफिट्स ले लिए। तो देखिए बिज़नेस ए में पहले साल 1 लाख हुआ, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख का प्रॉफिट, जबकि बिज़नेस बी में उल्टा हुआ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख।
टोटल दोनों का निकाला गया 6 लाख और एवरेज निकाला गया, तो दोनों को 6 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया गया। इसका एवरेज भी 2 लाख आया, इसका एवरेज भी 2 लाख। तो अगर हम केवल रिजल्ट्स को देखेंगे तो हमें लगेगा भाई दोनों ही बिजनेस एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों का ही एवरेज प्रॉफिट 2-2 लाख है। लेकिन जब आप इसकी कंडीशंस को चेक करेंगे कि बिजनेस ए जो है ये तो प्रोग्रेस कर रहा है, इसका हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और बिजनेस बी जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, वो डाउनवर्ड जा रहा है, उसका हर साल प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो पूरी कंडीशंस को देखने के बाद ही हम रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर केवल आप रिजल्ट्स यूज़ करते हो तो हो सकता है आपका गलत भी कंक्लूजन निकल आए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को हर इंसान यूज़ नहीं कर सकता है, इसको केवल एक्सपर्ट्स ही प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन अगर डाटा को यूज़ करता है तो उसी तरह से हो जाता है जैसे किसी क्वैक के हाथों में मेडिसिन होती है। क्वैक होते हैं ना, जो प्रॉपर डिग्री वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, बस ऐसे ही अपना छोटा मोटा खोल के बैठे होते हैं, तो कोई भी छोटी मोटी दवाई देते रहते हैं लोगों को। तो जैसे कि क्वैक के हाथों में मेडिसिन होती है, इसी तरह से अनक्वालिफाइड पर्सन के हाथों में अगर डाटा लग जाए तो वही बात होती है। तो स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर यूज़ केवल एक्सपर्ट कर सकते हैं, दूसरे पर्सन यूज़ तो करेंगे लेकिन सही रिजल्ट उसका नहीं निकाल पाएंगे। लास्ट पॉइंट इसकी लिमिटेशंस में आता है प्रॉन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ बहुत ही पॉसिबल है, और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट सेइंग आती है कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले, मिट्टी की तरह है ये, तो कि आइदर यू कैन मेक अ गॉड और डेविल, या तो आप इससे भगवान बना सकते हो या शैतान बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो एज यू प्लीज़। तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग इसका करते हैं मिसयूज़। वो कोई भी डाटा यूज़ करके कुछ भी रिजल्ट शो कर देते हैं कि सपोज़ एक कंपनी की सेल्स को बहुत ऊपर दिखा दिया ताकि उसके इन्वेस्टर्स को लगे कि कंपनी प्रॉफिट में और इसमें हमें और शेयर्स खरीदने चाहिए। तो इसका मिसयूज़ बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आराम से हो जाता है, ये इसकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। तो आई होप पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू।